जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 13। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था रस में विष मिलाने का कुटिल प्रचलन। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। विषाक्तता के दलदल से आत्मरक्षा की बात सोचें। मनुष्य आहार पर जीवित है, उसमें हानिकर पदार्थ मिले हों तो सेवनकर्ता का निरोग रहना असंभव है, भले ही वह संयम से रहता हो या व्यायाम आदि नियमों का पालन करता हो। वैज्ञानिक प्रगति का सर्वप्रथम कदम विशालकाय औद्योगिक कारखाने खड़े करने, द्रुतगति वाहन बनाने में हुआ है, जिनके कारण जो भी लाभ हानि हुई हो उन्हें एक कोने पर रखकर आहार के संबंध में विचार करने पर प्रतीत होता है कि उसके कारण अन्न, जल, वायु तीनों में विषाक्तता का समावेश हुआ। नदियों का दूषित जल शहरी आबादी को प्रत्यक्षतः पीना पड़ता है। इसकी तो सफाई की जाती है, वह नाम मात्र की होती है। देहातों में खुले तालाब भी गंदगी का भंडार भरे रहते हैं। कुओं की तह तक जो पानी पहुंचता है वह भी नदी सरोवरों से ही रिस रिस कर नीचे पहुंचता है। वर्षा तक तेजाब मिश्रित पदार्थों की होने लगी है। इसके कारण मरते मरते तो जल जीव रह जाते हैं, उनमें भी वे हानिकारक तत्व पाए जाते हैं जो खाने पर मनुष्य का अहित कर सकें। कृषि उत्पादन बढ़ाने, फसल के कीड़े मारने तथा भंडारण की सुरक्षा के लिए जिन रासायनिक पदार्थों का उपयोग होता है वे भी एक सीमा तक शरीर का अंग बन जाते हैं और शरीर को विषाक्तता से मारते हैं। कारखानों की अणु आयुधों से दूषित वायु में ही हमें सांस लेनी पड़ती है। इस प्रकार हम एक प्रकार से विषधारी जंतु बनते जा रहे हैं। इससे एक कदम आगे बढ़कर खाद्य पदार्थ विक्रेताओं का नंबर आता है। उनमें अधिकांश का व्यापार इस मिलावट से भरा होता है जो प्रत्यक्ष स्वाद या स्वरूप में अंतर न दिख पड़ने पर भी एक प्रकार से अखाद्य ही होते हैं। मिलावट बेचने, बढ़ाने और देखने में आकर्षक बनाने के लिए की जाती है, पर यह अर्थोपार्जनकर्ता के लिए भी लाभदायक होता है। उपभोक्ता तो अनजाने ही इन्हें खाकर बेमौत मरता है। कानूनन मिलावटों पर रोक है, खास तौर से ऐसे रंग जो खाद्य पदार्थ रंगने के लिए निषिद्ध हैं। फिर भी यह मिलावट धड़ल्ले के साथ होती है। शहरों में चिन्ह पूजा के लिए नमूना भरने वाले और मुकदमा चला देने वालों की नियुक्ति की तो है, पर वह भी मिली भगत के कारण अपराधियों को समुचित दंड दे नहीं पाते। यह यदा कदा ही होती है। देहातों में तो जांच पड़ताल का यह जो थोड़ा बहुत डर होना चाहिए सो भी नहीं होता, क्योंकि जांच पड़ताल की उस क्षेत्र में कोई व्यवस्था नहीं है, यदि है तो नहीं के बराबर। इसीलिए उस क्षेत्र में इस अनाचार का प्रचलन धड़ल्ले के साथ होता रहता है। सॉफ्ट स्टोन का पाउडर आटे, मैदा, सूजी में मिलाया जाता है। रासायनिक नकली चावल, साबूदाना, वंशलोचन आदि बनने लगे हैं। उबली हुई चाय पर दोबारा रंग चढ़ा दिया जाता है। चमड़े के चूरे की भी मिलावट होती है। धान की भूसी, घोड़े गधों की लीद पिसे मसालों में इस प्रकार साथ ही पीस दी जाती है कि उसको पहचान पाना कठिन है। बेसन में चने के स्थान पर मक्का या मटर का बेसन चलता है। दालों के साथ यह खेसरी दाल मिला दी जाती है जो लकवा जैसी बीमारियां उत्पन्न करने के लिए प्रसिद्ध है। दूध में शकरकंद का पाउडर या ब्लोटिंग पेपर, अरारोट जैसी चीजें मलाई के नाम पर घुली रहती हैं। काली मिर्च में पपीते के बीज जैसी वस्तुएं मिली रहती हैं। वनस्पति तेलों में चर्बी मिलने के स्कैंडल कुछ दिन पूर्व ही पकड़े गए हैं। हल्दी को अधिक पीली और चमकदार बनाने के लिए आमतौर से पीले रंग से रंगा जाता है। मिठाइयों में आमतौर से रंगों की भरमार होती है। सरकार की ओर से कुछ रंगों की मिलावट में छूट है और उन्हें हानिरहित बताया गया है, किंतु रंगने वाले उन आदेशों की परवाह नहीं करते और सस्ते दाम पर मिलने वाले हानिकारक रंग मिलाकर आकर्षक बनाते और अधिक नफा कमाते रहते हैं। अन्न, दाल, शाक, फल आदि के छिलके हटाकर एक तो हमारी आदत ही उसकी समर्थता का आधा अपहरण कर लेती है, फिर जो कुछ मिलता है वह भी ऐसा होता है जिसे शुद्ध कहना कठिन है। जांच पड़ताल का चलता हुआ ढर्रा भी भ्रष्ट अफसरों से मुक्त नहीं है।
रिश्वत देने और लेने के विरुद्ध कड़े कानून पड़े हुए हैं, पर वह नीचे से ऊपर तक धड़ल्ले से चलती है। दहेज विरोधी कानून बना हुआ है, पर उसकी रोकथाम भी मिलीभगत के कारण कहाँ हो पाती है। यही बात खाद्य पदार्थों की मिलावट के संबंध में है। गीली वस्तुएं तो आमतौर से खुली बिकती हैं। सड़कों के किनारे घूमने वाले चाट, पकौड़ी, छोले, बर्फ आदि में उड़ती हुई धूल की परतें जमा होती रहती हैं और उसमें किसी भी रोग के भयानक विषाणु हो सकते हैं। इस मिलावट की विपत्ति ने औषधियों तक का क्षेत्र खाली नहीं छोड़ा है। आयुर्वेद तो इसीलिए बदनाम हुआ है कि वर्षों पुरानी सड़ी गली शक्ल में मिलने वाली कुछ के स्थान पर कुछ थमा देने का धंधा पंसारियों के यहाँ चलता है। इनसे विनिर्मित औषधियों से भला किसका क्या हित साधन होता है। मशीनों के नकली पुर्जे असली की तुलना में कहीं अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इसी प्रकार अंग्रेजी दवाओं के संबंध में भी यह व्यथा आसानी से दृष्टिगोचर होती है। नकली लेबल लगाकर कुछ की जगह कुछ बेचने वालों ने औषधि क्षेत्र को भी अछूता नहीं छोड़ा है। यह धंधा प्रत्यक्ष ही मौत के सौदागरों का है। इस व्यथा से कैसे छूट पाया जाए, इसके लिए खाद्य पदार्थों के व्यापारियों में यह नैतिक भावना जगाई जानी चाहिए कि वे अपने थोड़े से लाभ के लिए दूसरों की जान से खिलवाड़ न करें। यदि वे लोभ संवरण नहीं कर पाते तो फिर सरकारी तंत्र को स्वच्छ बनाया जाए, जो मिलीभगत के आधार पर अपनी आमदनी अनेक गुनी न बनाए। स्वयंसेवी संस्थाओं, पंचायतों आदि के जिम्मे भी इस जांच पड़ताल का काम सौंपा जा सकता है। सुपरमार्केट की तरह जगह जगह ऐसी संस्थाएं बन सकती हैं जिनकी प्रामाणिकता के संबंध में गारंटी हो। खाद्य पदार्थों को तलने, भूनने, चिकनाई और मसालों से भरने के रूप में जायका बढ़ाकर उनकी पोषण क्षमता को नष्ट कर देना, यह हमारी आदत में सम्मिलित हो गया है। हर तीज त्योहार पर आतिथ्य विशेष पर ऐसे ही खाद्य पदार्थ परोसे जाते हैं। यह रस के नाम पर विष खाने के सदृश है। जो पाचन में व्यवधान उत्पन्न करे, उन्हें हर दृष्टि से त्याज्य ही माना जाना चाहिए। जिन्हें जीवन का महत्व विदित है, उससे कुछ प्यार भी है और उस ईश्वरीय वरदान का उपयोग किसी महत्वपूर्ण कार्य में करना चाहते हैं। रोते कराहते दीन दुर्बलों जैसा रोगी और अकाल मृत्यु को ग्रास जिन्हें नहीं बनाना है, उन्हें कम से कम अपने आहार को अन्न जल वायु के शुद्ध रखने की तो चिंता व्यवस्था करनी चाहिए। अच्छा हो हम देहात की ओर वापस चलें और खाद्य पदार्थों के संबंध में स्वावलंबी बने। हो सकता है देहाती जीवन अधिक झंझट भरा, कम मनोरंजक और आर्थिक दृष्टि से कम लाभदायक प्रतीत हो। इतने पर भी यह निश्चित है कि वहाँ शुद्ध आहार प्राप्त करना तथा श्रमशील जीवन जीने की अधिक गुंजाइश है। धूप का लाभ भी हम उसी क्षेत्र में पा सकते हैं। कृषि, पशुपालन और भोजन निर्माण में अपना निजी श्रम लगाने से भले ही शान में कुछ बट्टा लगे, पर उसे अपनाकर हम आरोग्य का लाभ निःसंदेह अर्जित कर सकते हैं। इसके लिए चक्की मात्र को पुनर्जीवित करना पड़ेगा। गांधी जी ने स्वतंत्रता के हथियार के रूप में चरखे को चक्र सुदर्शन की समता दी थी और चक्की का प्रचलन दिनों दिन हमारे घरों में चलता रहे और झोपड़ी का रहना स्वीकार करें तो जीवन सरस, लंबा और स्वस्थ भी हो सकता है और शहरी प्रदूषण से बहुत हद तक जान बचाने का अवसर पा सकते हैं। वायु संशोधन के लिए हरितिमा से बढ़कर और कोई उपचार नहीं। जिसके पास थोड़ी सी जमीन है और पानी का प्रबंध है, वे फल और शाक का ऐसा प्रबंध कर सकते हैं जिसमें थोड़ा सा अन्न मिलाने भर से सात्विक आहार मिल सकता है। शारीरिक श्रम की उपेक्षा ने भारी और अति मात्रा में आहार ग्रहण करने की तरह ही अपच का संकट उत्पन्न किया है। निर्वाह, उपयोगी जीवन साधना आदि अपने हाथ से जुटाएं तो सहज ही उतने श्रम का ढर्रा चल सकता है जो आहार के पचाने में ही नहीं, रक्त संचार और श्वास प्रश्वास जैसे शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर सकती है। इस प्रकार इस विषाक्त वातावरण में आत्मरक्षा के लिए एक ही उपाय है कि हम देहातों की ओर वापस लौटें, श्रमजीवी संतोषी जीवन जिएं और खाद्य पदार्थों को उगाने से लेकर पकाने तक का दायित्व अपने कंधों पर उठाएं। पेड़ बुरी तरह कट गए हैं, बैठने और विश्राम करने के लिए छाया तक का प्रबंध नहीं है। जिनके पास जमीन की थोड़ी भी गुंजाइश है, उसमें मौसमी फल उगाने वाले उद्यानों को लगाने की कलाकारिता का भी परिचय देना चाहिए, जिनमें
जितनी सुरुचि का संवर्धन है उतनी ही प्राणवायु के रूप में निरोग दीर्घ जीवन का वरदान भी है। विषाक्तता से आत्मरक्षा के लिए हमें उतनी ही चिंता और व्यवस्था करनी चाहिए जितनी सांप, बिच्छू, सिंह, व्याघ्र, चोर, डाकू से प्राण बचाने के लिए सोचने और कुछ करने की आवश्यकता होती है। तो आज के टॉपिक में ये बताया गया है कि हम ये सोचें, जो हर जगह विष बढ़ता जा रहा है, कीटनाशकों के छिड़काव से हमारा अन्न दूषित हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, इन सब चीज़ों में जो लोग इन्वॉल्व हैं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से, उन्हें इस पर गंभीर रूप से विचार करना चाहिए कि वो कितना निकृष्ट कार्य कर रहे हैं, कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी के प्राणों का संकट ला सकता है। तो वो ना करें और हम कोशिश करें कि शाक वाटिका लगाएं, या अगर ज़मीन है तो वहाँ पर अपना अन्न उपजा कर उससे बना हुआ भोजन खाएं। हम थोड़ी मेहनत करें ताकि हम इस विषाक्तता से बच पाएं। यही इसमें बताया गया है। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।